हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ सोशल साइंस। वी आर स्टडीइंग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हमने अपने प्रीवियस सेशन में सॉइल को एज अ रिसोर्स डिस्कस किया था, जहां हमने सॉइल प्रोफाइल और सॉइल की इंपॉर्टेंस को समझा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे इंडिया में वैरायटी ऑफ सॉइल मिलती है और एक एक करके हमने उन सभी सॉइल को भी डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हमारे सामने आती है एक प्रॉब्लम। जैसे बाकी सारे रिसोर्स धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक वैसे ही सॉइल भी हमारी इरोड हो रही है। एंड दैट इज व्हाई इन टुडेज सेशन we will be discussing about soil erosion and soil conservation. So let's start our session with an interesting but a very serious question. Question is, it might not visible but every year millions of tons of soil are silently washed and blown away. Why should we care? हमें क्या फर्क पड़ता है? ये तो एक नेचुरल रिसोर्स है और रिन्यूएबल भी है, तो आप ही सोच के बताइए क्या हमें फर्क पड़ना चाहिए? अब आप कहेंगे सर डेफिनेटली फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी क्रॉप इसी सॉइल पर तो ग्रो होती है और ऐसे में अगर ये सॉइल धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगी तो हम खाएंगे क्या? बिल्कुल सही सोचा आपने। एंड इसीलिए सबसे ज्यादा हमें इस सॉइल को बचाने की जरूरत है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार सॉइल इरोजन होता क्या है। सबसे पहले अगर हम सॉइल इरोजन की बात करें तो हमें समझना पड़ेगा इसके बैलेंस को। सॉइल हर साल नई बनती है और इरोड भी होती है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो साइमल्टेनियसली हैंड इन हैंड चलता है और एक बैलेंस क्रिएट करता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये बैलेंस खराब हो जाता है। होता यूं है कि ज्यादा से ज्यादा सॉइल डिग्रेड हो रही है और नई सॉइल बन नहीं पा रही, और इसीलिए हमारे सामने आती है प्रॉब्लम सॉइल इरोजन की। तो सॉइल इरोजन है क्या? सॉइल इरोजन इज अ प्रोसेस बाय विच द टॉप लेयर ऑफ सॉइल विच इज द मोस्ट न्यूट्रिशियस वन, जहां पर सबसे ज्यादा आपकी फर्टिलिटी देखने को मिलती है, इज वॉर्न अवे और रिमूव्ड बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, वाटर एक्सेट्रा, और हमारी वजह से यानी ह्यूमन एक्टिविटीज। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके पीछे क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम ही सबसे बड़ा कारण है, जिसमें डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं, इसके बाद ओवरग्रेजिंग, माइनिंग और फॉल्टी फार्मिंग। जी हाँ, फॉल्टी फार्मिंग भी। इन सबको हमने लैंड डिग्रेडेशन की बारी में भी डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं फॉल्टी फार्मिंग कैसे होती है। हम लोग बहुत बार प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लालच में अलग अलग गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ तक कि ओवर इरिगेशन भी करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल खराब हो रही है। इसके बाद बात करते हैं नेचुरल फोर्सेस की, जिसमें आते हैं विंड, वाटर और ग्लेशियर जैसी चीजें, जो कहीं ना कहीं इरोजन में अपना एक अहम रोल निभाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इरोजन कितने टाइप का होता है। तो हम जनरली बात करेंगे आज 3 टाइप के इरोजन की, जिसमें सबसे पहले है गली इरोजन, जो कि कहीं ना कहीं गली क्रिएट करता है। गली मतलब डीप चैनल्स क्रिएट करता है और ये आपको चंबल रवाइंस में देखने को बहुत इजीली मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शीट इरोजन की, जहां पर जो टॉप लेयर है वो कहीं ना कहीं वॉश अवे हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे विंड इरोजन की। तेज हवाओं के चलने के कारण जो हवा है, जो मिट्टी हमारी है, उसको लेकर चली जाती है। इसके बाद चलिए एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गली इरोजन की। ये गली इरोजन है क्या? आप सबने देखा होगा कि मिट्टी में अगर आप तेजी से पानी छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं पानी मिट्टी को काट कर अपनी जगह बना के निकल जाता है। ठीक वही है गली इरोजन। गली इरोजन में हम देखते हैं द प्रोसेस वेयर द डीप चैनल्स और रेवाइंस आर फॉर्म्ड इन द लैंडस्केप ड्यू टू द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। अब ये होता है जनरली किसकी वजह से? हैवी रेनफॉल और पुअर लैंड मैनेजमेंट के द्वारा। इसको अगर हम देखें और एग्जाम्पल से समझें तो चंबल रेवाइन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक वेल नोन अफेक्टेड एरिया है, जो कि गली इरोजन के रूप में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डीप चैनल्स और साथ ही साथ स्टीप साइडेड वैलीज, जो कि कार्व्ड आउट होती है लैंड में ओवर अ पीरियड। अब ये जो एग्जांपल है जो आपको गली इरोजन के बारे में क्लियरली समझाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इरोजन की तरफ, जो है शीट इरोजन। यहाँ पर आप देखेंगे एक पूरी की पूरी शीट गायब हो जाती है सॉइल की। कैसे? ये आपको देखने को मिलेगा जहां पर सॉइल की जो टॉप सॉइल है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें सारे मिनरल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत थिन सी लेयर होती है, वॉश अवे हो जाती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लैंड। अब इसके पीछे भी रेनफॉल एक बहुत बड़ा कारण है और दूसरा कारण है सरफेस रन ऑफ। अब अगर हम देखें तो ये ग्रेजुअली और यूनिफॉर्मली होता रहता है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये एक बहुत बड़े लैंड एरिया पर होता है, क्योंकि इसकी वजह से होता क्या है कि जो पूरी शीट चली जाती है तो बाकी बची हुई सॉइल जो होती है वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है
और उसका सीधा असर हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा हिमालयस के फुट हिल्स में। यहाँ पर हर साल मॉनसून के दौरान बहुत ज्यादा पानी आता है और पूरी की पूरी जो टॉप लेयर की शीट होती है वो वॉश अवे हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने थर्ड टाइप ऑफ इरोजन पे, जो कि है विंड इरोजन। विंड इरोजन में हम देखते हैं कि जो हवा है वो कहीं ना कहीं बहुत फोर्स के साथ मिट्टी को उड़ा ले जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप सभी कभी ना कभी ग्राउंड में खेलने गए होंगे। आप नोटिस करना कि एक पैच है जहां पर घास उगी हुई है, एक पैच जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई भी घास नहीं है, किसी भी तरीके के पेड़ पौधे नहीं है। अगर तेज हवा चली तो कहां से मिट्टी उड़ेगी? अब आप कहेंगे सर वहां पर जहां पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं था। ठीक वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे ये इस तरीके का इरोजन है जहां पर मिट्टी लूज होती है, ड्राई होती है और सिर्फ बेयर सॉइल होती है। तेज हवा चलने के कारण ये मिट्टी हवा के साथ उड़ जाती है और स्पेशली ये होता है उन एरियाज में जहां पर वेजिटेशन कवर बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके अलावा ये आपको बहुत कॉमनली एरिड और सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलेगा, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसकी वजह से होता क्या है, जो टॉप सॉइल है, सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल, वो ही चली जाती है और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, इसका एक्सट्रीम फॉर्म में हमें डेजर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए थार की बात कर लीजिए, जो राजस्थान का एक डेजर्ट एरिया है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, जिसकी वजह से जो फाइन सैंड है वो उड़कर चली जाती है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये थे हमारे इरोजन्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये सारे इरोजन को रोका कैसे जाए, यानी उन मेजर्स की जिनसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टूर प्लोइंग की। ये कॉन्टूर प्लोइंग क्या है? पहले समझिए कि जो लैंड होता है उसमें नेचुरली एक स्लोप होता है, हमें कुछ नहीं करना, हमें उसके जस्ट अलोंग एक प्लोइंग करनी है। सो प्लोइंग अलोंग द कॉन्टूर्स ऑफ स्लोप टू स्लो डाउन द वाटर रन ऑफ, जिसकी वजह से सॉइल को प्रिवेंट किया जा सकता है। सॉइल इरोजन को हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है टेरेस फार्मिंग की। हम सभी को पता है कि पहाड़ की जो शेप होती है वहां पर एक स्लांटिंग स्लोप बनता है, जिसकी वजह से आप पहाड़ पे ना तो खेती कर पाते हैं और वहां की सॉइल को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप कर सकते हैं फ्लैट एरिया क्रिएट, जिसकी वजह से जो स्लोप है वहां पर आपको सॉइल का इरोजन रोकने में ये टेरेस फार्मिंग बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। साथ ही साथ फार्मिंग की वजह से आपको वहां पर काफी सारी फूड अवेलेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, जिसमें आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये कुछ नहीं है, बेसिकली आप अपने खेतों में सेक्शंस डिवाइड करते हैं, उन्हीं सेक्शंस के बीच में आपको ग्रास कवर लगाना है या फिर कोई और क्रॉप लगा देनी है, जिससे कि जो मेन प्रॉब्लम है जिसमें कि रन ऑफ है उसको काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है और साथ ही साथ मिट्टी को होल्ड किया जा सकता है उसकी अपनी जगह पर। इससे हम काफी हद तक सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है शेल्टर बेड, जहां पर हम देखते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, ट्रीज जो हैं उनको रोज में प्लांट करना है खेतों के चारों तरफ, या फिर आप श्रब्स भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो विंड है उसकी स्पीड को काफी हद तक डिक्रीज कर देंगे और जो विंड इरोजन की प्रॉब्लम है उसको आप काफी हद तक रिड्यूस भी कर पाएंगे। इसके बाद आती है हमारी एफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ लगाना। सबसे अच्छी चीज है। इसमें क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो जो सॉइल है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। आप सबने कभी ना कभी ग्राउंड में बैठ के घास उखाड़ी होगी। जब आप घास उखाड़ने की कोशिश करते थे तो बड़ी मुश्किल से उखड़ती थी और जब वो निकल भी आती थी तो आपने देखा होगा उसकी जड़ों में मिट्टी भरी होती थी। तो ऐसे में जब आप प्लांट लगाते हैं तो ये मिट्टी को होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से आपकी सॉइल की स्टेबिलिटी बरकरार होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल ग्रेजिंग की। तो कंट्रोल ग्रेजिंग में हमें क्या करना है, जो हमारा लाइफ स्टॉक है यानी हमारी जो कैटल्स वगैरह हैं उनको कहीं ना कहीं मूव कराते रहना है। ऐसे में होगा क्या, क्योंकि अगर वो एक एरिया का पूरा वेजिटेशन खत्म कर देंगे तो सॉइल लूज हो जाएगी और अगर सॉइल लूज हो गई तो आपको पता है विंड इरोजन बहुत तेजी से काम करेगा। तो ऐसे में आपको इनको प्रिवेंट करने के लिए ओवर ग्रेजिंग से बचाना है और साथ ही साथ सॉइल को डिग्रेड होने से बचाना है। तो ये थे हमारे वो मेजर जिनसे आप सॉइल को बचा सकते हैं और इसीलिए सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कहा जाता है कि while it can be eroded in a single storm, but it can take hundreds to thousands of years for nature to create an inch of top soil, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और इसीलिए हमें उसे बचाना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई सेव सॉइल सस्टेन लाइफ का नारा दिया जाता है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक रिसर्च वर्क है जो आपको करना है। रिसर्च वर्क ये कहता है कि 1930 में एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसे कहा गया डस्ट बोल। अगर आपने इसके बारे में सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज रिसर्च में आप इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे।
आपको इस टॉपिक पे रिसर्च करना और देखना है कि किस तरीके से ये हमारे टॉपिक यानी सॉइल कंजर्वेशन एंड इरोजन से रिलेटेड है। इसको पूरा अच्छे से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड पॉइंट्स निकालेगा और साइटेशंस जरूर नोट कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर, जहां आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं। इन दोनों ही क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा और इसके बाद मैं आपसे मिलता हूं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।